Okay. So good morning to all of you. Today we will be start our new next chapter, mechanical properties of fluids. We have already read about mechanical properties of solids. Solids की properties के बारे में हमने पढ़ लिया है, वो fluids की property के बारे में पढ़ेंगे. तो fluid, it is a substance which can flow. Any substance which can flow are known as fluids, liquid or gas. Those के example. Properties, it has no definite shape. Liquid और गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, आप जिस भी कंटेनर में उसे डालोगे वो उसकी शेप को अक्वायर कर लेगा. उसकी खुद की कोई शेप नहीं होती सॉलिड की तरह. सॉलिड की अपनी खुद की शेप होती है. ठीक है. इट एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस. ठीक है. अगर आप एक लिक्विड या गैस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डालोगे तो उस पे वो हर डायरेक्शन से परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रहा है. ठीक है. इट हैज अ बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. जब भी आप लिक्विड और गैस की बात करोगे तो वहां पे बल्क मॉडुलस की बात करोगे, बिकॉज कंप्रेसिबिलिटी एक टर्म आएगी वहां पर. ठीक है. नेक्स्ट, प्रेशर क्या होता है? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में. व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है. द प्रेशर एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस इज थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट. यहां पे जो थ्रस्ट वर्ड आ रहा है, थ्रस्ट वर्ड, परपेंडिकुलर फोर्स टू सरफेस. थ्रस्ट का मतलब यहां पे परपेंडिकुलर फोर्स. ठीक है. तो प्रेशर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी ए. देखो ये जो हम बार बार यूज करते हैं ना, पहली बात तो मैथ्स में आप पढ़ पाओगे लिमिट्स एंड फंक्शंस में. यहां पर वो कह रहा है डेल्टा और डी में फर्क क्या है. डेल्टा का मतलब बहुत बहुत ज्यादा छोटा, और जो यहां पे हम डी यूज करते हैं वहां पे स्मॉल. तो डेल्टा इज वेरी स्मॉल एंड डी इज स्मॉल ओनली. ओके. लेकिन अगर एरिया भी बहुत छोटा हो जाएगा, अब जैसे मान लो आप किसी भी सरफेस पे 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हो. ठीक है. 1 न्यूटन की फोर्स बहुत कम फोर्स है. ठीक है. 1 न्यूटन की फोर्स मान लो बहुत कम फोर्स है, लेकिन अगर वो जो सरफेस है उसका एरिया भी बहुत कम हो गया तो उसी वहां पर वो जो 1 न्यूटन की फोर्स है वो बहुत ज्यादा लार्ज इंपैक्ट पैदा कर देगी. जैसा कि आपका एक बल्ब है, आपका बल्ब 100 वाट का होता है, लेकिन जो लेजर होती है वो बहुत कम वाट की होती है, बट स्टिल लेजर की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होती है. लेजर कैन प्रोड्यूस मोर हीट एट अ सिंगल पॉइंट बिकॉज वो ज्यादा इंटेंस होती है. ठीक है. तो यहां पे अगर डेल्टा ए अप्रोचेस टू जीरो है तो यही जो फोर्स है या जो इसका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा. ओके. उसके बाद प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. सीजीएस यूनिट एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला ये आप लिख सकते हो खुद ही. ठीक है. डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी सीजीएस यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं. जो स्ट्रेस का है वही इसका भी होगा. ठीक है. नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी. इसके अलावा हम डेंसिटी भी पढ़ चुके हैं. रिलेटिव डेंसिटी का यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है. अच्छा, इस पे क्वेश्चन भी आता है. एनमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये आई थिंक आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. एनमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. जो डल लेक है कश्मीर में, उसकी जो टॉप सरफेस है वो जम जाती है. उसकी जो टॉप सरफेस है वो जम जाती है, लेकिन जो उसके अंदर का जो पानी है वो नहीं फ्रीज होता. बिकॉज अगर वो फ्रीज हो गया फिर तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरी की पूरी. ठीक है. तो वाटर थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर करता है दूसरे लिक्विड्स से. वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होती है. इसीलिए डल जो झील है उसकी जो टॉप सरफेस है वो तो फ्रीज हो जाती है, लेकिन जो उसकी बॉटम सरफेस है वो फ्रीज नहीं होती. इज दैट क्लियर? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज नोन एज एनमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल सेव द एक्वेटिक लाइफ. अगर पूरे का पूरा पानी जम जाए, पूरी झील जम जाती, तो फिर तो एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती ना सारी की सारी. तो रिलेटिव डेंसिटी
इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये याद रखना है आपने 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, अब प्रेशर का एक और फॉर्मूला पढ़ना है, अभी हमने पढ़ा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आई थिंक यस्टरडे इन द क्लास वी हैव डिस्कस्ड दिस फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, और ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। प्रेशर का एक और फॉर्मूला है डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ द कॉलम। अब हो क्या रहा है, मान लो यहां पर एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां पर आप एक टब बना सकते हो बेसिकली जिसमें पानी है, ठीक है, इसमें पानी है मान लो, और वहां पर आपने ये एक कॉलम को डाल दिया। अब इस पे फोर्स लग रही है हर डायरेक्शन से, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वेट इज इक्वल टू mg। यहां पर अगेन याद है आपको मास का फॉर्मूला हम बना देंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो ए एच, तो फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास W का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो ए एच जी बन गया। अब इसको यहां पे पुट कर देंगे फोर्स की जगह, तो रो ए एच जी अपॉन ए से ए कट गया, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, दिस इज द डेरिवेशन, स्मॉल डेरिवेशन। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये एक और फॉर्मूला आ गया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और इनसाइड ए लिक्विड रो जी एच, ठीक है, ये आ जाएगा। पास्कल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट द प्रेशर exerted at any point on an enclosed liquid are equal in all direction at rest and normal to the surface। ये सब चीजें आपने 9th में पढ़ रखी है, इसलिए हम जल्दी करेंगे इनको। पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी बॉडी के किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाओगे तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट तो होगा इक्वली, लेकिन हर एक पॉइंट पर नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। ओके, देखते हैं इसको, एग्जांपल से। ये इसका प्रूफ हम कर रहे हैं, इसका हम प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे इसका हम प्रूफ, हमने यहां पर एक ट्रायंगल शेप ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी सी, ठीक है। अब मान लो जो यहां पर ए जो सरफेस, देखो यहां पर ए बी के अलोंग लगेगा सी, बी सी के अलोंग लगेगा ए, और ए सी के अलोंग लगेगा एफ बी। 3 फोर्स लगेंगी। ए बी जो 2 वर्ड्स हैं उनका जो तीसरा वर्ड है वो वाली फोर्स लगेगी यहां पर। ए बी के अलोंग लगेगा एफ सी, ठीक है, बी सी के अलोंग लगेगा एफ ए, और ए सी के अलोंग लगेगा एफ बी, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर फोर्स है आपके पास, एफ सी और एफ ए तो परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है। और जब फोर्स लगेगी तो यहाँ पे कुछ एरिया भी है तो प्रेशर भी लगेगा। तो ये वाला जो है बीसी और ए बी साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली जो साइड है ए बी और बीसी साइड में, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम यहां पर है एफ बी की, बिकॉज ये कुछ एंगल पे लग रहा है, ये कुछ एंगल पे लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ेगा एफ बी को, एक एफ बी कोस थीटा और एक एफ बी साइन थीटा। 2 कंपोनेंट में रिजोल्व किया हमने, ठीक है। और हमें दिख रहा है यहां पर ये जो एंगल है ए सी बी वो कितना है, थीटा। अच्छा, इसे बोलते हैं वेज, ठीक है, इसे बोलते हैं वेज, बेसिकली किनारा इसका, जो किनारी है इसकी, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब एफ ए की वजह से यहां पर पी ए प्रेशर लग रहा है, यहां पे पीसी प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि तीनों साइड्स पर, चाहे वो ए बी है, चाहे वो बी सी है, चाहे वो ए सी है, तीनों साइड्स पर इक्वल प्रेशर लगेगा। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, बिकॉज पास्कल्स लॉ यही कहता है कि किसी भी एक पॉइंट पे भी अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है पी ए, पी बी, पी सी ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस ए सी एफ डी,
ACFD की अगर हम बात करें तो FB फोर्स लग रही है उस पर। कितनी फोर्स लग रही है? FB। ये देखो ACFD, ये एक आप स्ट्रिप मान सकते हो आप, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ACFD। इस पे कितनी फोर्स लग रही है? FB लग रही है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? FB sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? FB cos थीटा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम FB sin थीटा इज इक्वल टू FC। यहां पर आई थिंक उन्होंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया है। वर्टिकल कंपोनेंट FB sin, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट FB sin थीटा होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FB cos थीटा होगा, बिकॉज़ cos थीटा वाला हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम FB sin थीटा इज इक्वल टू FC, FB cos थीटा इज इक्वल टू FA। यहां देखो जो ये FB cos थीटा है ये FA के इक्वल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट है ना। FA कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। FA कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। और FB cos थीटा कहां आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इसको बैलेंस करेगा। उसी तरीके से जो FC है वो ऐसे जा रहा है, दिख रहा है आपको डायग्राम में FC, और FB sin थीटा ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये इसको बैलेंस करेगा। ओके, तो FB sin थीटा इज इक्वल टू FC, FB cos थीटा इज इक्वल टू FA। फ्रॉम ज्योमेट्री AB sin थीटा इज इक्वल टू AC, AB sin थीटा इज इक्वल टू AC, AB cos थीटा इज इक्वल टू AA। तो यहां पे क्या हो जाएगा? PA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन A अपॉन एरिया ऑफ A। तो FA का फॉर्मूला कितना है? FB cos थीटा। यहां से आ गया ना, FA की वैल्यू कितनी है? FB cos थीटा। उसी तरीके से एरिया A की वैल्यू कितनी है? AB cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो FB अपॉन AB। तो ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होगा? PB का फॉर्मूला होगा। PB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऐसे ही FB अपॉन AB। ठीक है, और ये अभी अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली? PA की, तो ये PA की भी वैल्यू है, तो PA और PC इक्वल हो गए। PA और PC इक्वल हो गए। ठीक है, उसी तरीके से PC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फोर्स ऑन C अपॉन एरिया ऑफ C इज इक्वल टू, C का कितना है? FB sin थीटा, और AC कितना है? AB sin थीटा। sin थीटा कैंसिल, तो FB अपॉन AB। ये किसकी वैल्यू हो गई? PB की वैल्यू हो गई। तो PC PB के भी इक्वल है, तो PA भी PB के इक्वल है, PC भी PB के इक्वल है। तो अल्टीमेटली ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, कि हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर है वो इक्वल लग रहा है। अब एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, दो एप्लीकेशन है इसकी पास्कल्स लॉ की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान सकते हो। इसमें कई बार आ जाता है, और खासकर इसका जो डायग्राम है वो कई बार आ जाता है। खासकर ये वाला हाइड्रोलिक ब्रेक वाला, आई थिंक लास्ट टाइम आया था ये पेपर में। हाइड्रोलिक ब्रेक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट, दो एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, एक हाइड्रोलिक ब्रेक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, और ये आपने कहा देखा होगा, मैंने कल ही आपको एग्जांपल दिया था इसके। आपके आसपास कार वॉशिंग वाली जो शॉप्स होती है, तो उसमें कार को एक वेज टाइप एक शेप होती है। ठीक है, उसको वहां पे कार को वहां चढ़ा देते हैं, और उसके बीच में एक ये हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी होती है, जिससे कार को उठाकर उसकी नीचे से भी सफाई हो जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन है। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के काम आती है। अब देखो इसमें है क्या, बेसिकली डायग्राम और साइड एलिवेशन तो समझ ही लोगे आप, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। मेन है इसका डायग्राम, डायग्राम समझना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन है, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया A है, इसका मान लो स्मॉल a है, और क्लियरली है कि कैपिटल A बड़ा है स्मॉल a से। ठीक है, और ये ध्यान रखना, प्रेशर क्या होता है? फॉर्मूला प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया। तो जिसका एरिया ज्यादा उसका प्रेशर कम।
तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया ज्यादा है तो यहां पे प्रेशर कम होगा, ठीक है, और इसका एरिया कम है, ठीक है, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। ओके, तो इसीलिए हम प्रेशर यहां से लगाते हैं, हमेशा हम स्मॉल क्रॉस सेक्शन वाले पे प्रेशर लगाते हैं इसीलिए, ठीक है। और बीच में क्या रखा हुआ हमने, लिक्विड रखा हुआ है, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वो हर तरफ प्रेशर को इक्वली ट्रांसमिट कर देता है। ओके, अब यहां पर इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स, दो सिलेंडर लगे हुए हैं C1 और C2 कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ पाइप। हमने दो सिलेंडर्स लिए C1 और C2, इन दोनों को एक पाइप के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया। द सिलेंडर्स आर फिटेड विद वाटर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स। ये पिस्टन्स लगे हुए हैं। ये पिस्टन्स क्या होते हैं, जो अप डाउन मूवमेंट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, यही जान होते हैं इंजन के बेसिकली। जब तक ये अप डाउन मूवमेंट कर पाएंगे फ्रिक्शनलेसली, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शनलेस, ठीक है, तब तक वो गाड़ी चलती रहेगी आपकी। द सिलेंडर्स एंड द पाइप कंटेन अ लिक्विड, एक लिक्विड होता है इनके अंदर। सपोज अब हम मानते हैं कि हम एक जो छोटे वाला सेक्शन है, ठीक है, वहां से हम फोर्स लगा रहे हैं, वहां से हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स लगा रहे हैं, स्मॉल एफ फोर्स लगाई हमने, छोटे क्रॉस सेक्शन पे छोटी फोर्स स्मॉल एफ लगाई। ओके, देन अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द सेम प्रेशर P इज आल्सो ट्रांसमिटेड टू लार्ज पिस्टन। अब यहाँ पे इसका एरिया छोटा है तो प्रेशर बड़ा हो जाएगा, प्रेशर अगर बड़ा है तो ये पास्कल्स लॉ बोलता है कि अगर यहाँ पे प्रेशर P लगा है तो बड़े वाले में भी प्रेशर P ही लगेगा, तो बड़े वाले में प्रेशर P लगेगा। अब आपको ये भी पता है कि इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया बड़ा है तो प्रेशर कम होना चाहिए, तो फिर क्या बड़ा हो जाएगा, फोर्स बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। ये तो पास्कल्स लॉ कहता है कि जितना प्रेशर यहाँ पर है उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी होना चाहिए, तो पास्कल्स लॉ बोल रहा है। लेकिन यहाँ तो मैंने फोर्स कम लगाई है और यहाँ पे एरिया भी कम है, लेकिन यहाँ पे एरिया ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर ज्यादा क्या होगा, जब प्रेशर को बढ़ाना है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो अगर फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और यहाँ के हिसाब से एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर होना चाहिए। वो कब हो सकता है, जब फोर्स ज्यादा होगी, तो यहाँ पे कैपिटल F। इसीलिए यहाँ पे कम फोर्स लगाकर आप ज्यादा लोड को उठा पाओगे। यही तो मशीन का काम है, टू मेक आवर वर्क इजियर। हम यहाँ पे कम फोर्स लगा रहे हैं छोटे क्रॉस सेक्शन पे, लेकिन हम इस पास्कल्स लॉ की वजह से इस यहाँ पर ज्यादा लोड को उठा पा रहे हैं कम फोर्स लगाकर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ सेम प्रेशर P इज आल्सो ट्रांसमिटेड टू द लार्जर पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन F इज इक्वल टू P इंटू A इज इक्वल टू, यहाँ पे P का फॉर्मूला पुट कर देंगे, इज इक्वल टू A। तो हमें क्लियरली पता है कि जो कैपिटल A है वो स्मॉल a से बड़ा है, तो देयरफॉर कैपिटल F इज आल्सो ग्रेटर देन स्मॉल f, ठीक है। और यहां पर मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हेंस बाय मेकिंग कैपिटल A अपॉन A लार्ज, मतलब कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल a से ज्यादा होनी चाहिए और बहुत ज्यादा होनी चाहिए। Very heavy loads like cars and trucks can be lifted by the application of small force, ठीक है। However, there is no gain of work, ठीक है। तो यही मेन काम है इसका कि अपने काम को उसने आसान कर दिया। Very heavy loads can be lifted by application of small force। हम कम फोर्स लगाकर भी बहुत ज्यादा हैवी लोड्स को उठा सकते हैं। This is the application of Pascal's law. Any doubt? Please ask if any doubt is there. Okay, I guess I am all clear. So next, hydraulic brakes. Hydraulic brakes क्या होते हैं? ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक्स used in automobiles are based on Pascal's law of transmission of pressure in a liquid, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स कहाँ यूज होती है? ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है। कंस्ट्रक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये डायग्राम है इसका, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, बाइक्स में नॉर्मली ब्रेक पैडल होता है, बाइक्स में, कार्स में ब्रेक पैडल होता है, ठीक है। जब आप यहां से अपने फुट से प्रेशर लगाते हो, जब आपको ब्रेक मारनी होती है, तो होगा क्या
ये लीवर सिस्टम क्या करेगा, ये जो पिस्टन है पिस्टन को अंदर की तरफ धकेलेगा। बाकी सारा पढ़ने वाला, अगर आप डायग्राम को समझ लो, उसकी डेरिवेशन समझ लो, तो आगे तो आप खुद भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, डायग्राम आपको दिख रहा है, सबको पता है। यहाँ पे आप अपने फुट से प्रेशर लगाओगे ब्रेक पेडल पे, इस लीवर सिस्टम की वजह से ये जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ जाएगा। अब पिस्टन जब अंदर की तरफ जाएगा तो आपको दिख रहा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम है। क्रॉस सेक्शन कम है तो उससे वो जो लिक्विड है वो प्रेशर से निकलेगा, लिक्विड प्रेशर से निकलेगा, ये दूसरे व्हीकल में चला जाएगा और ये पहले वाले उसमें व्हील में जाएगा। जो पहले वाला व्हील है वहां पे हाई प्रेशर से लिक्विड आ रहा है, बिकॉज आप देख पा रहे हो कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कम है। और आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जहां पे एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा, और जहां पे एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये ज्यादा एरिया है, लेकिन ये वाला जो एरिया है बहुत पतली ट्यूब्स है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर जब ज्यादा होगा तो यहाँ पहुंचेगा तो प्रेशर की वजह से ये जो P1 और P2 लगे हुए हैं ये दोनों बाहर की तरफ निकलेंगे, ऐसे बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ निकलेंगे तो जो ब्रेक है वो टायर से टकराएगी, टायर से अब टकराएगी तो स्पीड कम हो जाएगी। दिस इज इट। यहाँ पे आप पढ़ लो, अब इसको पढ़ लो। अ हाइड्रोलिक ब्रेक कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब टी कंटेनिंग ब्रेक ऑयल। ठीक है, ब्रेक ऑयल डलता है। वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ मास्टर सिलेंडर, इसे बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, जहां पे ये ब्रेक ऑयल रखा होता है। ठीक है, फिटेड विद द पिस्टन पी, द पिस्टन पी इज अटैच्ड टू द ब्रेक पेडल थ्रू अ लीवर सिस्टम। ठीक है, अब इसकी वर्किंग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। When the pedal is pressed, जब हम अपने पैर से पेडल को प्रेस करते हैं, its lever system pushes the piston P inwards, piston P को अंदर की तरफ वो धकेल देती है। ठीक है, और तो उसके बाद क्या होता है, जब वो धकेलती है उसको, तो उससे जो उसके अंदर जो ऑयल होता है वो लार्ज प्रेशर से दूसरी पिस्टन्स में चल जाता है, P1 P2 में चल जाता है विद लार्ज प्रेशर इन अकॉर्डेंस विद पास्कल्स लॉ। तो पिस्टन P1 P2 आर पुश्ड आउटवर्ड्स, तो पिस्टन जो P1 P2 है वो बाहर की तरफ पुश हो जाते हैं। ठीक है, द ब्रेक शू गेट्स प्रेस्ड अगेंस्ट द इनर रिम ऑफ द व्हील। उसके बाद क्या होता है, ये जो ब्रेक शू है फिर यहाँ पे टकराएंगे, व्हील से टकरा जाएंगे यहाँ पे, तो उससे उनकी स्पीड कम हो जाएगी। दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, अभी कम हो जाएगी स्पीड। ठीक है, रिटार्डिंग द मोशन ऑफ द व्हील एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर इज लार्जर देन दैट ऑफ मास्टर सिलेंडर, अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड टू द पेडल प्रोड्यूसेस अ लार्ज रिटार्डिंग फोर्स। वही है काम की, हमने सिर्फ अपने पैर से एक थोड़ा सा एक्शन किया, हल्का सा फोर्स लगाया, तो उससे कितना बड़ा चेंज आ गया, हम उस गाड़ी की स्पीड को कम कर पाए। ठीक है, व्हेन द पेडल इज रिलीज्ड, जैसे ही हम उस पेडल को रिलीज करते हैं, जैसे हम यहाँ से अपने पैर को हटाते हैं, फोर्स लगाना कम करते हैं, अ स्प्रिंग पुल्स द ब्रेक शूज अवे फ्रॉम द रिम। जो स्प्रिंग है, इन जो S1 S2 जो लगे हुए हैं आपके पास, इन दोनों को वापस से अपनी तरफ खींच लेता है नॉर्मल पोजीशन पे। ठीक है, द पिस्टन इन बोथ द सिलेंडर मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल पोजीशंस एंड ऑयल इज फोर्स्ड बैक टू द मास्टर। और जो ये ऑयल है ये दोबारा से मास्टर सिलेंडर में वापस चला जाता है। ठीक है, advantages of hydraulic brakes, the master cylinder transmits equal retarding force on each wheel, so a hydraulic brake operates uniformly and hence prevents skidding। तो स्किडिंग को अवॉइड कर देते हैं उससे। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो, ये न्यूमेरिकल्स करने हैं जरूर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, एक और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, वैसे तो सेम है, ये आप खुद कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ बिल्कुल सेम चीज है। यहां पर हम कर क्या रहे हैं, यहां पर हम एक टर्म पढ़ रहे हैं, एक्चुअल प्रेशर एंड गोस्ट प्रेशर। अब आपको पता है कि जब आप अर्थ पर हो तो वहां पर एक टर्म आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम ऑलरेडी देखो, एज अवर अर्थ, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ, इट इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेयर है क्या, एटमॉस्फेयर इज
mixture of gases. What is atmosphere? Atmosphere is mixture of gases. तो वो गैसेस कौन कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, एंड अदर्स. तो मिक्सचर ऑफ गैसेस. अब आपको ऑलरेडी पता है कि जो फ्लूइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि फ्लूइड्स के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आया तो वो उस पर इक्वल फोर्स लगाती है हर डायरेक्शन में. तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है हर डायरेक्शन में, और हमारी जो अर्थ है इससे घिरी हुई है, तो हमारे ऊपर ऑलरेडी एक प्रेशर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. और आपको पता है कि जब हम एक लिक्विड के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी एक प्रेशर लगेगा. तो दो प्रेशर हो गए, एक तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक प्रेशर ड्यू टू लिक्विड. उस लिक्विड की वजह से भी एक प्रेशर आ गया. तो दो प्रेशर हो गए, एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड. तो दिस इज टोटल प्रेशर. तो अगर हमने एक बॉडी है जो कि किसी भी लिक्विड के अंदर है तो उस पर दो प्रेशर लगते हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड. ठीक है. यहां पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर. तो फ्लूइड प्रेशर तो उस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर है वो फ्लूइड प्रेशर है, और ग्रेविटी की वजह से जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो दो प्रेशर है उस पर. कंसीडर अ लिक्विड सिलेंडर इनसाइड अ कंटेनर. एक लिक्विड सिलेंडर को हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर. तो यहां पर देखो ऊपर और नीचे दो फोर्स लग रही है, प्रेशर P1, प्रेशर P2. ठीक है, F1 F2 ये साथ में, और इसका वेट है mg. प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट 1, प्रेशर एक्टिंग पॉइंट 1 एंड 2. मान लो ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है ये हम ले रहे हैं 1, इसको मान रहे हैं हम 1 और इसको मान रहे हैं हम 2. ये दो सरफेस है ना, 1 और 2. ठीक है. फोर्स एक्टिंग एट 1 एंड पॉइंट 2, F1 इज इक्वल टू P1A, F2 इज इक्वल टू P2A. जो P का फॉर्मूला है F अपॉन A उसको हमने चेंज कर लिया, इसको हम लिख दिया F इज इक्वल टू PA. ठीक है. उसके बाद डाउनवर्ड फोर्स कितनी हो गई? F1 प्लस W, बिकॉज जो फोर्स है F1 वो नीचे की तरफ जा रही है और जो वेट है वो भी हमेशा नीचे की तरफ जाएगा. तो डाउनवर्ड फोर्स होगी F1 प्लस W. तो W इज इक्वल टू mg. ठीक है. और m का फॉर्मूला रो ए एच और इंटू जी. तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितनी होगी? F1 प्लस रो ए एच जी. नेक्स्ट, अब अपवर्ड फोर्स कितनी है? अपवर्ड तो सिर्फ एक ही फोर्स जा रही है F2. आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, इसमें लिखोगे आप इन इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगी. तो डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? F1 प्लस W, और अपवर्ड फोर्स कितनी है? F2. इक्विलिब्रियम तो ये होता है ना कि जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो बेसिकली F1 प्लस W डाउनवर्ड फोर्स और जो F2 है वो अपवर्ड फोर्स. तो वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें. जब हमने वैल्यूज पुट की यहां पर तो हमारे पास आ गया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो एच जी. P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो एच जी. और अगर G 0 हो जाए तो P2 और P1 क्या हो गया? इक्वल हो गया. अगर ग्रेविटी 0 हो तो ग्रेविटी 0 कब होगी? जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा. ठीक है. तो ग्रेविटी 0 कब होगी? जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा बेसिकली. क्योंकि यही होता है ना कि जैसी अर्थ की सरफेस से कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है तो वहां पे G की वैल्यू 0 हो जाती है. G की वैल्यू 0 तो वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ग्रेविटी नहीं है वहां पर. ठीक है. तो P1 इज इक्वल टू PA. जो P1 है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. P2 क्या है? यहां पे आप लिख सकते हो ये टोटल प्रेशर है. टोटल प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस फ्लूइड प्रेशर. P2 मान लो टोटल प्रेशर. ठीक है. P माइनस PA, तो P2 की जगह P लिख दिया, P1 की जगह PA लिख दिया, इज इक्वल टू रो जी एच. तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच. हेयर P इज एक्चुअल प्रेशर, रो जी एच गोस प्रेशर. गोस प्रेशर इट इज द एक्सेस प्रेशर एट डेप्थ. तो PA क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है.
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है बेसिकली, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेशर ऑन स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। एक मतलब स्विमर है, वो एक लेक में तैर रहा है, मान लो अगर वो 10 मीटर नीचे चला गया, ठीक है, तो उस पर क्या प्रेशर होगा, कितना प्रेशर होगा उस पर। तो हाइट कितनी दे दी उसने, 10 मीटर, और ये वैल्यू याद रखनी है आपको, ये वाली जो वैल्यू है वो याद रखनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है 1 × 10⁵ पास्कल, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो P = PA + ρGH, और ये तो आपको याद ही है, वाटर की डेंसिटी अभी मैंने आपको बताया, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 10³ kg/m³, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, PA = 1 × 10⁵, अगर ऐसे न्यूमेरिकल करने हैं तो प्रेशर निकालना है PA + ρGH, PA की वैल्यू 1 × 10⁵ प्लस रो की वैल्यू 10⁵, G की वैल्यू 9.8 और हाइट की वैल्यू 10, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स है कुछ इस पे। नेक्स्ट, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी। जैसे हमने डेंसिटी पढ़ा, वैसे यहां पर एक और टर्म है विस्कोसिटी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर विस्कोसिटी थोड़ा डिफरेंट है। देखो इसका एग्जांपल अगर आप लेना है, विस्कस लिक्विड क्या होते हैं, शहद, हनी इज अ गुड एग्जांपल, हनी इज अ गुड एग्जांपल। क्यों? हनी वाटर से ज्यादा विस्कस होता है, इसीलिए अगर आप एक ग्लास लो पानी का, ठीक है, और उसमें अगर आप एक बूंद डाल दो हनी, तो कहां जाएगा? कोई भी अपना माइक ऑन करके बता सकता है मुझे, अगर आप हनी की एक बूंद डालोगे तो क्या होगा? यही होगा कि वो जो हनी की एक बूंद है वो पानी के बिल्कुल बेस पे चली जाएगी, जहां तक वो पानी ग्लास भरा हुआ है उसके बिल्कुल बेस पे पहुंच जाएगी, बिकॉज इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है हनी की, ठीक है। या एक और एग्जांपल दे सकते हो, आप अपने हाथ पे ऐसे हनी आपने डाल लिया और अपने हाथ को आप थोड़ा सा इंक्लाइन करो, मतलब नीचे की तरफ करो, तो जो हनी की सबसे जो बॉटम वाली जो लेयर है ना, जो आपके हाथ पे टच कर रही है डायरेक्टली, वो मूव नहीं करेगी पहले, लेकिन जो टॉप वाली जो लेयर है वो मूव करेगी। तो वही यहाँ पे विस्कोसिटी वही होती है, इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन जैसे हो क्या रहा है, ये जो आपके पास जो बेस वाला है, जो सबसे, जैसे विस्कस लिक्विड में अलग अलग लेयर बन जाती है, टॉप लेयर, बॉटम लेयर, मिडल लेयर। तो मान लो हनी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो उसकी जो बॉटम वाली जो लेयर है, ठीक है, इट विल बी फिक्स्ड, वो शुरुआत में मूव नहीं करेगी। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक अपने हाथ को ऐसे इंक्लाइन कर रखते हो तब जाके मूव करेगी वो, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगी, वो आपके हाथ से चिपक जाएगी, जो सबसे जो बॉटम वाली जो लेयर है जो आपके हाथ से डायरेक्ट चिपकी हुई है। लेकिन जो टॉप वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इससे क्या होगा कि ये जो लेयर्स हैं इस लिक्विड की, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, और ऑफ कोर्स जो टॉप लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, बॉटम लेयर की वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो टॉप लेयर है वो आगे खिसक जाएगी, और आपको पता है कि जब दो बॉडीज दूसरे के ऊपर मूव करती हैं तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। लेकिन यहां पे दो अलग अलग बॉडीज नहीं है, यहां पर एक ही लिक्विड है, उसी की अलग अलग लेयर्स है। तो यहाँ पे एक ही फ्लूइड है, यहाँ पे दो अलग अलग फ्लूइड नहीं है, दो अलग अलग सब्सटेंसेस नहीं है, जैसे कि नॉर्मल फ्रिक्शन में होता है कि एक हमारा पैर और दूसरी जमीन, तो दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही फ्लूइड के अंदर की बात है, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन अ fluid is in motion and which opposes its relative motion between the different layers, okay। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका सिंबल है ईटा, ठीक है। इट इज, जैसे यहां पर हमने कर लिया, ये जो है सरफेस, ये फिक्स्ड सरफेस है, ये मूव नहीं कर रही,
ये सबसे बॉटम वाले से फिक्स्ड है सरफेस, ये टॉप सरफेस है, इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी तो इसकी वेलोसिटी मान ली हमने v प्लस dv। जो इससे जो नीचे वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी भी है v, ठीक है। और इन दोनों में जो डिफरेंस है या जो डिस्टेंस है वो dx है, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस x है और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस dx, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स रिक्वायर्ड to maintain a unit velocity gradient between its two parallel layers each of unit area, ठीक है। Consider layers of liquid Q and P, दो लेयर हमने कंसीडर कर ली Q और P। Q की वेलोसिटी है v प्लस dv और P की वेलोसिटी है v, ठीक है। दोनों का एरिया सेम है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv अपॉन dx। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ग्रेडियंट और रेट में फर्क है। ग्रेडियंट डिस्टेंस के साथ साथ वेलोसिटी या उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है तो उसे बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इट इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस एंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। नाउ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एक्टिंग टेंजेंशियली बिटवीन लेयर, तो ये जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो एरिया और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट। दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इकट्ठा कर लेंगे तो a इंटू dv अपॉन dx, और जब हम इसको हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो यहाँ पे ईटा आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला, यही मेन फॉर्मूला है F is equal to minus eta a dv upon dx, eta is equal to coefficient of viscosity. Here negative sign shows force acting opposite to the direction of motion। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स है, ऑफ कोर्स ये जो फोर्स है कौन सी फोर्स है, विस्कस फोर्स है ना। विस्कस फोर्स क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया। विस्कस फोर्स इंटरनल फ्रिक्शन, अगर विस्कस फोर्स को डिस्क्राइब करना है तो इंटरनल फ्रिक्शन, और आपको पता है कि जो फ्रिक्शन है वो ऑलवेज अपोज करती है रिलेटिव मोशन को। तो अगर मैं इस डायग्राम में जाऊं दोबारा से, ठीक है, मैं इस डायग्राम में जाऊं तो ये देखो, ये जो विस्कोसिटी वाली जो फोर्स है, विस्कस जो फोर्स है वो लग रही है पीछे की तरफ, और ये जो लेयर है वो कहां जा रही है, आगे की तरफ। समझ आ रही है। तो वेलोसिटी इधर की तरफ जा रही है और जो विस्कस फोर्स है पीछे तो जा रही है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आया है, ठीक है। तो अगर हम a को 1 रख दें, 1 मीटर स्क्वायर, और dv अपॉन dx को 1 रख दें, ठीक है। तो a को 1 रखे, dv अपॉन dx को 1 रखे, तो F इज इक्वल टू ईटा। तो यहां से डेफिनेशन बन सकती है कि इट इज coefficient of viscosity is defined as the force between the layers of unit area and unit velocity and moving with unit velocity gradient। आप डेफिनेशन बना सकते हो यहां से, ठीक है। समझ आ रही है कि it is defined as the force between two layers of unit area and are moving with unit velocity gradient, ओके। ऐसा यूनिट, अच्छा ये ध्यान रखना है, एक और नया नाम है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है पोस्टले, आगे आप पढ़ोगे इसको, पोस्टले, ठीक है। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी पोएस, और ये कन्वर्जन, ये ऐसा ही और सीजीएस, ठीक है। नेक्स्ट स्टोक्स लॉ, सिंपल ला है अभी। अब आपको यूनिट नंबर 1 में था ना, आपको फॉर्मूला डिराइव करना था, ये होमवर्क है आपका। यहाँ पे दो चीजें हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस स्मॉल r मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v थ्रू फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी eta इज गिवन बाय दिस। इसका फॉर्मूला है ये, इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है यूजिंग यूनिट नंबर 1 डेरिवेशन, जो हम करते हैं ना, उसमें क्या कहते हैं, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला।
कैसे, यहाँ पर कितनी क्वांटिटीज है, 3 क्वांटिटीज है ना। स्टार्ट कर दो थोड़ा सा मैं, यहाँ पे एफ का फॉर्मूला निकालना है आपको। किस किस पे डिपेंड करता है, ईटा पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है और वी पे डिपेंड करता है। फिर क्या करते हो आप, ए बी सी, फिर क्या करते हैं हम इसको कन्वर्ट करते हैं कांस्टेंट में, फिर ए, ये करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके डायमेंशंस पुट करते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं और आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपने कर रखा है, ठीक है। तो इसको सोल्व, और यहाँ पे के की वैल्यू 6 पाई है। नेक्स्ट